नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को विधानसभा स्थित सभा कक्ष में उच्च स्तरीय सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने की और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सहित अन्य वरिष्ठ विधायक भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से बजट सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने पर विचार विमर्श किया गया। हालांकि बैठक में विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति देखी गई, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष, विपक्ष और सभी माननीय सदस्यों का होता है और सदन के सुचारू संचालन में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बजट सत्र अच्छे और सुचारू तरीके से चलेगा और सभी प्रमुख मुद्दों को सदन में रखा जाएगा। उन्होंने सकारात्मक विचारों के साथ कार्य करने की बात कही। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों से और राज्य के विषयों को सदन में रखेंगे और पूरे सकारात्मक विचारों के साथ मिलकर हम लोग चलाएंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बैठक के बाद बताया कि सामान्य वाद विवाद के लिए 2 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि संशोधन के बाद अनुदान की मांग के लिए निर्धारित 11 दिनों की अवधि को अब 10 दिनों तक सीमित किया गया है। इसके बाद यदि कोई महत्वपूर्ण और राजहित से जुड़ा मुद्दा सामने आता है तो उस पर चर्चा करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से विशेष वाद विवाद का समय निर्धारित किया जाएगा। अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। क्योंकि विधानसभा का सत्र 24 से प्रारंभ होने वाला है। विधानसभा की जो कार्यावधि है, कार्य दिवस है, उसे किस तरह से चलाया जाएगा और किस विषय के लिए कौन सी तिथि निर्धारित है, उस पर भी चर्चा हुई है। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री सरयू राय जी ने आप सबों को बताया है कि पहले इस बात 1 दिन की चर्चा रखी गई थी सामान्य वाद विवाद के लिए, जो उसको आज की बैठक में ये तय किया गया कि 1 दिन की जगह पे उसे 2 दिन किया जाए। सामान्य वाद विवाद की चर्चा 2 दिन हो, तब फिर उत्तर सरकार का होगा। और एक संशोधन मामूली ये किया गया है कि जैसा कि इन्होंने कहा है, बता दिया आप सबों को कि 11 दिन अनुदान की मांगों के लिए 11 दिन की तिथि निर्धारित थी, अब वो 10 दिनों की कर दी गई है। और इसके बाद यदि कोई ऐसी बातें सामने आएंगी जो राज्य हित के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिस पर चर्चा कराना आवश्यक हो जाएगा, तो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि वैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर, ज्वलंत विषयों पर हम कोई विशेष वाद विवाद के लिए समय निर्धारित करें या सरकार का ध्यान किस विधानसभा के नियमावली के तहत उनका ध्यान आकृष्ट कराया जाए, उस पर ये बात कार्यमंत्रणा समिति में रखी जाएगी। राजधानी रांची से झारखंड जगुआर मुख्यालय टेंडरग्राम में झारखंड जगुआर का 17वां स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक झारखंड की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान झारखंड जगुआर के जवानों ने नक्सली ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर जैसी जीवन परिस्थितियों का डेमो प्रस्तुत किया। इसके अलावा जवानों ने कई अन्य गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया, जिससे कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को उनके साहस और कड़ी मेहनत का एहसास हुआ। कार्यक्रम के बाद पुलिस महानिदेशक ने झारखंड जगुआर के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि जगुआर के जवान न केवल नक्सलियों के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, बल्कि इनका बम निरोधक दस्ता भी बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने बेहतर पुलिसिंग की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे पुलिस का मनोबल बढ़ा है और उनके काम में प्रभावी सुधार हुआ है। नंबर 3 प्लाटून पुलिस अवर निरीक्षक। सीआरपीएफ हम डिपेंडेंट थे। सीआरपी हमारा सहयोगी बल है और हम लोगों ने मिलकर के झारखंड की नक्सल समस्या को समाप्त किया है।
लगभग समाप्त किया है और हमने टारगेट दिया था 31 मार्च का। आज है ये 21 फरवरी सर, तो अभी भी हमारे पास में 40 दिन है। मुझे उम्मीद है कि 40 दिनों में हम लोग बचे कुछ लोगों का खात्मा कर देंगे। वैसे आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने में जगुआर के सहयोग से, सीआरपी के सहयोग से हमारे सभी जिसको हम कहते हैं ब्रदर्स इन आर्म्स, हमारे सभी साथियों के साथ मिल करके हमने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। मुठभेड़ में कई टॉप नक्सली मारे गए हैं, बहुत सारे हथियार बरामद हुए हैं, लैंड माइन का विनिष्टीकरण हुआ है, बहुत सारे लोग सरेंडर किए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो सिलसिला जारी रहेगा और हम लोगों की सफलताएं मिलती रहेंगी। झारखंड जगुआर का गठन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, नक्सल समस्या को ख़त्म करने के लिए, नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए एक विशेष कार्यबल के रूप में 2008 में किया गया था। 2008 में 20 असॉल्ट ग्रुप बनाए गए थे और 2009 में 20 असॉल्ट ग्रुप। जैसे आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड जो फोर्स हुआ करती थी एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए, स्पेशल फोर्स, उसके तर्ज पर झारखंड जगुआर का गठन झारखंड में किया गया और पिछले 17 सालों में झारखंड जगुआर ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है झारखंड में नक्सल समस्या को ख़त्म करने के लिए। जो विभिन्न अर्धसैनिक बल हमारे हैं, कोबरा, सीआरपीएफ, एसएसबी, उनके साथ मिल करके झारखंड जगुआर की अग्रणी भूमिका रही है नक्सलियों को कंट्रोल करने में, नक्सल समस्या को कंट्रोल करने में। आज हम जिस मुकाम पर उग्रवाद कंट्रोल के झारखंड में खड़े हैं कि जब हमारा 90% से ज़्यादा हिस्सा उग्रवाद से मुक्त है, केवल एक ज़िले में समस्या बची है, उसमें झारखंड जगुआर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 17 वर्षों में हमारे 23 जवानों और पदाधिकारियों ने शहादत दी है झारखंड में नक्सल समस्या के विरुद्ध लड़ते हुए। सैकड़ों की संख्या में उग्रवादियों को पकड़ा है, मुठभेड़ में मार गिराया है। हज़ारों की संख्या में आईडी रिकवर किए हैं। जो आईडीज़ जवानों को नुकसान कर सकते थे, फोर्सेस को शहीद कर सकते थे, उनको रिकवर करके उनको डिस्ट्रॉय किया है। झारखंड पुलिस का जो BDDS टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल एंड डिटेक्शन टीम, बहुत ही प्रभावी है और एक विशेष कार्यबल है। ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम नक्सल समस्या को झारखंड में पूरी तरह खत्म जगुआर के माध्यम से करेंगे और जैसे जैसे अर्धसैनिक बल बाहर जा रहे हैं झारखंड राज्य से, वैसे वैसे हम लोग और महत्वपूर्ण इसकी भूमिका हमारी हो गई है और उन सभी जगहों को हमने ऑक्यूपाई किया है जहां पर अर्धसैनिक बल अब हमारे पास में नहीं है और जो टेक्नोलॉजी हमारी है, जो प्रशिक्षण है, जो हथियार हैं, वो उच्च स्तर के हैं और ये कई बार अनेक पुरस्कार झारखंड जगुआर को इस मामले में मिले हैं और पूरे देश में जो महत्वपूर्ण एंटी नक्सल फोर्सेज मानी जाती हैं उनमें से एक झारखंड जगुआर है। और सरायकेला जिला समाहरणालय के सभागार में शुक्रवार को दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की, जिसमें सांसद कालीचरण मुंडा व जोबा मांझी, विधायक दशरथ गागराई व सविता महतो तथा जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि यदि सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित राशि में किसी प्रकार का बंदरपाट होता है तो ऐसे अधिकारियों और विभागों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि विभागों को ये सुनिश्चित करना होगा कि जनता का पैसा सही तरीके से जनता के हित में उपयोग हो। संजय सेठ ने दिशा की बैठक को नियमित रूप से हर 3 महीने में आयोजित करने की बात कही। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया कि अगली बैठक से 1 सप्ताह पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाए और उनके प्रमुख मांगों को बैठक में शामिल किया जाए ताकि संबंधित विभाग उन पर ठोस पहल कर सके। बैठक में उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। इससे पूर्व मंत्री, सभी सांसद और विधायकों का जिला प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। कोई भी सरकारी फंड में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है, कोई बख्शा नहीं जाए। ये जनता का पैसा भाई, आप उसमें भ्रष्टाचार करोगे, उसमें आप कमीशन और खराब करोगे, काम खराब करोगे तो बर्दाश्त के बाहर है। ये बर्दाश्त के बाहर है। सेक्रेटरी ने बुलाई है, इसीलिए आज उपायुक्त महोदय यहाँ नहीं है, एसपी भी नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज चीफ सेक्रेटरी ने इसी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक की कर रहे हैं। इस पर निर्णय कीमत बढ़ रही है, इस पर उसी पे गंभीरता देखो ना कि दिशा की बैठक हो रही है, उपायुक्त और एसपी नहीं है। हमसे इजाजत ली, हमने कहा नहीं, हम लोग यहाँ डीडीसी महोदय हम लोग कर लेंगे। महत्वपूर्ण वो है कि चीफ सेक्रेटरी ने इसके इतने महत्वपूर्ण विषय पे बैठक रखी, आप वहाँ जाओ, हमने उनको भेजा है।
जमशेदपुर में शुक्रवार को बिरसा मुंडा टाउन हॉल में डीएमएफटी न्याय परिषद की बैठक जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें जिले के सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक मंगल कालिंदी एवं समीर मोहंती समेत कई विधायक प्रतिनिधि व मुखिया उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत प्रत्येक जिले में डीएमएफटी कोष का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। जनवरी मध्य से फरवरी तक विभिन्न ग्राम सभाओं से कुल 14,169 योजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 9,675 योजनाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। इनमें से उच्च प्राथमिकता वाले 3,960 और अन्य प्राथमिकता की 5,716 योजनाएं हैं, जिनमें 8,438 योजनाएं प्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र से और 1,390 योजनाएं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र से संबंधित हैं। उपायुक्त ने बताया कि आगामी मार्च माह में डीएमएफटी गाइडलाइन के अनुसार योजनाओं के चयन क्रियान्वयन में सहूलियत के लिए सभी मुखियागण का विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। योजनाओं के चयन से लेकर क्रियान्वयन तक 3 स्तर पर प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें ग्राम सभा में योजना का चयन के पश्चात प्रबंधकीय समिति प्राथमिकता तय करती है। वहीं न्याय परिषद की बैठक में योजनाओं को अनुमोदित किया जाता है। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि डीएमएफटी गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका संवर्धन की योजनाओं को चयन में प्राथमिकता दें ताकि लोगों का जीवन स्तर में सुधार आ सके। पारित करवाई जाती है ग्राम सभा इस प्रकार है। इसमें जो उपायुक्त कल्याण PMKKY के तहत जो है प्रत्येक जिला में इसका काम होना है और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है अपना अपना क्षेत्र में और जो ज़रूरतमंद योजना को सूचीबद्ध करके इसको पारित किए हैं। इसमें टोटल हम लोग का पंचायत लगभग 231 है और डायरेक्ट इफेक्टेड जो होता है इसे के अंडर में आता है वो 196 है, इनडायरेक्ट 19 है और आधार में 16 है। तो इस तरह का पंचायत लेवल में क्या क्या काम होना है, खास करके जहाँ पूरा फुल इफेक्टेड इलाका इस पैसा का 70% से अधिक उस इलाका में इसका काम करना है, जिसमें प्राथमिकता आधार पर जो है पेयजल ड्रिंकिंग वाटर है, पर्यावरण के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा में है, महिला एवं बाल कल्याण में है, कौशल विकास आजीविका संवर्धन में है, स्वच्छता है, आवास है, कृषि है, पशुपालन। इसी तरह जो आंशिक रूप से लगभग इफेक्टेड है उसमें लगभग हम लोग 30% के आसपास जो है उसमें काम होना है, जिसमें आपका हम लोग देखें तो इसमें सिंचाई है, भौतिक आधारभूत संरचना, ऊर्जा है, खनन प्रभावित जिला, पर्यावरण गुणवत्ता है। तो मोटा मोटी इसी का चीज़ें में हम लोग को काम करना है और ये तो अच्छा हुआ कि ग्राम सभा के माध्यम से सूची बना और सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या आज के दिन में बहुत ही ज़रूरी है उसको आप लोगों ने सूचीबद्ध करा के ग्राम सभा से पारित की। आज अगर आप देखें तो हमारे जो जिला है इसमें थोड़ा सा इसमें पहले तो हम लोग का कुछ ज़्यादा ही इसमें पैसा दिया जाता है, अभी थोड़ा कम है। यहीं पर हमारा पश्चिम सिंहभूम में लगभग 500 करोड़ के आसपास होता है। इसी पर अगर आप जाइएगा तो हजारीबाग वगैरह में हम देखते हैं, रामगढ़, धनबाद में वो लगभग 1200-1400 करोड़ रुपया उन लोग को डीएमएफटी में आता है। तो काम करने में वहाँ सुविधा होता है। लेकिन चलिए इसमें पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लिया गया। अभी हमको ये देखना है, हम सभी को खास करके मेरे जितने भी मुखिया बहन लोग हैं, साथी लोग हैं, आप लोग एक्चुअली धरातल में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पंचायत में घूमते रहते हैं, आपसे ज़्यादा सबको जानकारी नहीं। हम लोग सांसद विधायक जरूर हैं, कभी कभी कोई कार्यक्रम के माध्यम में जाते हैं और उसी में आप लोग जो है उस चीज़ को बताते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का हम लोग को समझ रखते हैं।
बैठक पहले भी की जा चुकी है। इस बार चेंज जो रूल्स आए हैं उसमें सभी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित मुखियाओं के साथ ये बैठक की गई है और हम लोगों ने जनवरी माह में ग्राम सभाएं सभी गांवों में करवाई थी, जिसमें हमें कुल 14,000 के लगभग योजनाएं प्राप्त हुई। उनको हम लोगों ने बाय रूल देखते हुए और अन्य डिपार्टमेंट्स की योजनाएं देखते हुए कुल 9,675 योजनाएं इसमें हमारी पाई गई जो कि इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। उसी को हम लोग आज न्यास परिषद की बैठक में रखे और उसको हम लोगों ने सभी माननीयों की और सभी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित मुखियाओं की प्रेजेंस में उनको हमने पारित किया है। और अब हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आने वाले वर्ष में उसमें हम प्रायोरिटाइज करते हुए अर्जेंट स्कीम्स और मोर इम्पोर्टेंट स्कीम्स को हम लोग जल्दी इम्प्लीमेंट करते हुए इस एनुअल एक्शन प्लान को हम लोग आगे बढ़ा सकें। मुखिया जो है वो पंचायत लेवल पे ही एक तरीके से वरीय होते हैं, वो अपनी वहाँ की सारी चीज़ें संभाल रहे होते हैं और GPDP साथ में अन्य योजनाएं, साथ में ये DMFT की भी योजनाओं की ग्राम सभा उन्हीं की अध्यक्षता में उनके गाँव में होती है। और हम लोग चाहेंगे कि सभी तरीके की बेहतर योजना जो कि वहाँ के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो उन्हें लिया जाए। सड़क नाली इत्यादि जैसी योजनाएं हमने छोड़ने का कहीं पे भी मेंशन नहीं करा है, परंतु हम लोगों ने कहा है कि जो मोर इम्पोर्टेंट स्कीम है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि पर्यावरण और शिक्षा और अन्य जो हमारे सोशल वेलफेयर के डायमेंशन हैं उनमें हमें ग्राम सभाओं से योजनाएं कम प्राप्त हो रही हैं, उनको भी आगे से इंक्लूड करते हुए हम लोग उन योजनाओं में, उन इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन डिपार्टमेंट्स में भी और बेहतर पहल कर सकें। इसी का हम लोगों ने वहीं सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार प्रखंड व अंचल कार्यालय दिवस घोषित किया गया है। प्रखंड दिवस के मौके पर सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को रहना अनिवार्य है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड मुख्यालय स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय में शुक्रवार को ताला लटका रहा। इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोग चापाकल और अन्य समस्याओं को लेकर विभाग के कार्यालय पहुंचे, लेकिन ताला लटका होने के कारण वे निराश होकर वापस लौट गए। स्थानीय चंदन मंडल और कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा ने कहा कि लोगों के पास शिकायत करने का कोई स्थान नहीं है। पेयजल से संबंधित समस्याओं के लिए वे लंबे समय से शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन अब जब कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका होता है। हांसदा ने इस मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि कार्यालय को हमेशा खुला रहना चाहिए, विशेष रूप से जब गर्मी का मौसम दस्तक देने वाला हो और लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हो तब। उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की और सवाल उठाया कि जब लोगों को सबसे अधिक जरूरत होती है तब कार्यालय का बंद होना कई सवाल को जन्म देता है। पेयजल विभाग और जल आपूर्ति विभाग जो है ये वर्षों से यही स्थिति रहा है और हम लोगों ने कई बार डीसी साहब से मांग भी किया कि ग्रामीणों को पानी, स्वास्थ्य ये सब बहुत ज़रूरी है और ये जो पेयजल विभाग है ये ऐसा खस्ता हाल है। आज प्रखंड कार्य दिवस होने के बावजूद यहाँ का कार्यालय ताला लगा हुआ है और जनता की जो शिकायत है उस पेयजल से संबंधित वो शिकायत कहाँ करेगी। और ये गर्मी का मौसम आते हुए लोगों को शिकायत आना लाजमी है और शिकायत अब जो है सब जगह ग्रामीणों को चाहिए कि चापाकल का मरम्मत हो और मरम्मत का कार्य जो है यहाँ से नहीं के बराबर है। यहाँ विभाग में ताला लगा हुआ है। तो विभाग जब से गणेश जी यहाँ से रिटायरमेंट हुए हैं तब से यहाँ बराबर ताला वाला लगा रहता है। कोई भी जनता, आम जनता आता है अपना शिकायत दर्ज करने तो यहाँ देखते हैं ताला लगा हुआ है, सब मायूस होकर लौट जाते हैं। इसका माँ बाप का कोई स्थिति ये नहीं है, कब खुलता है कब बंद होता है, कौन यहाँ नियमित कर्मचारी है किसी को कोई पता नहीं है। सब घूम जाते हैं अपना अपना ये लेके, शिकायत दर्ज नहीं कर पाते हैं, अपना कहाँ क्या ये हो रहा है अपना देने आते हैं, लेकिन सब मायूस होकर वापस चले जाते हैं। इधर राजधानी रांची स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में अखिल झारखंड छात्र संघ ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड में हाल ही में हुए बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले की कड़ी निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सब लोग जानते हैं कि जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल को एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहा है मैट्रिक और इंटर का, तो इसमें सरकार के जो महकमे के लोग हैं वही लोग इस परीक्षा को कंडक्ट कराते हैं। इसमें निजी क्षेत्र के लोगों की कोई भूमिका नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है कि सेंटर निजी स्कूलों में होता है, वहां पर जो है सो निजी स्कूल के पदाधिकारियों को लगाया जाता है, वो स्थितियां अलग है।
लेकिन अभी तो सब सरकार के ही लोग हैं। मैट्रिक की परीक्षा आज से नहीं हो रही है, जब से झारखंड एकेडमिक काउंसिल बना है तब से मैट्रिक की परीक्षा हो रही है। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार के तमाम लोग, जो नौकरशाही में बैठे लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, ये उनका एक कलेक्टिव फेलियर है, ये एक सामूहिक असफलता है सरकार के तौर पर। और सरकार के लोगों को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जैक के अध्यक्ष को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। संवाददाता सम्मेलन में आजसू पार्टी के नेता संजय मेहता ने कहा कि पेपर लीक की इस घटना ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को गंभीर चोट पहुंचाई है और ये छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने इसे शिक्षा तंत्र पर गहरा प्रहार करार देते हुए सरकार से इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की। पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षा माफिया सक्रिय हैं और प्रशासन इस समस्या को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। इस घटना को झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा धब्बा बताते हुए उन्होंने सीबीआई से मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सरकार से मांग करती है कि इस पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच हो, इसमें लिप्त सिंडिकेट के सदस्यों को कठोरतम सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि 18 तारीख को जो हिंदी की परीक्षा हुई थी और 20 तारीख को जो विज्ञान विषय की परीक्षा हुई थी, जिसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आयोजित किया था, मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा, उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया। और खुद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस बात को स्वीकार किया है, उनके अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार किया है कि पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा को रद्द कर दिया है और पुनर्परीक्षा आयोजित करने की बात कही है। इस मामले को लेकर आजसू पार्टी ये कहना चाहती है कि आखिर बार बार झारखंड के अंदर प्रश्न पत्र क्यों लीक हो रहा है और कैसे लीक हो रहा है, और सिंडिकेट का भंडाफोड़ होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो लगातार झारखंड के अंदर पेपर लीक करा रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भ्रामक खबर है। उसके बाद फिर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया था कि पेपर लीक हुआ है और परीक्षा वहां भी रद्द की गई। तो जब बार बार, चाहे वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो, इन दोनों ने आधिकारिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो जब प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्योंकि सरकार ने ये एक कानून बनाया था कि जब भी कोई प्रश्न पत्र लीक होगा तो हम 10 साल की सजा देंगे और 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाएंगे। आज झारखंड के अंदर लगभग 8 लाख मैट्रिक और इंटर के अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, जो 11 तारीख से शुरू हुई, और 4,34,000 के लगभग मैट्रिक बोर्ड के परीक्षार्थी हैं। ये जो हमारे 10वीं के बच्चे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि पेपर लीक क्या होता है, इनको भी इस तरीके के चंगुल में फंसा दिया गया है। तो जहां से कोई बच्चा अपने करियर की बुनियाद शुरू करता है मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा को देकर, वैसी परीक्षा को भी झारखंड में पूरी तरीके से कलंकित कर दिया गया है और इसके लिए पूरे तरीके से सरकार जिम्मेवार है। इधर आदित्यपुर के स्वर्णरेखा परियोजना भवन में 23 फरवरी को श्री शनिदेव भक्त मंडली द्वारा 7वां महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें रक्तदाताओं को लाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही रक्तदाताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। खाना पड़ता जो बुखार आने से क्या बात होता है? इस रक्तदान शिविर में 1520 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से 200 नए रक्तदाताओं को जोड़ा जाएगा। इस आयोजन में प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन और जमशेदपुर ब्लड सेंटर का सहयोग रहेगा। शनिदेव भक्त मंडली के 600 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता इस महारक्तदान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। मंडली के संरक्षक देवव्रत घोष ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस महारक्तदान शिविर में एनआईटी कॉलेज के छात्र और एनएसएस वॉलंटियर्स भी शामिल होंगे। इस मौके पर 2500 लोगों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान मंडली के पदाधिकारियों ने दी। आज हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मकसद है कि हमारा जो अब तक का वार्षिक रक्तदान शिविर है, जो है 19 से हम लोग जो रक्तदान शिविर का मुहिम चला रहे हैं, हमारा 7वां महारक्तदान शिविर है, जो कि निरंतरता की तरह की स्वर्णरेखा बहुत विश्व परियोजनाओं के साथ मिलकर जमशेदपुर ब्लड सेंटर से मिलकर ये हर बार वार्षिक महारक्तदान रखा जाता है। तो इसमें 7 बार मात्र 1520 यूनिट का लक्ष्य हम लोग रखे हैं, जो कि आगामी 23 फरवरी को इसी कैंपस में होनी है।
और इसका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा नए रक्तदाताओं को, जो कि युवा रक्तदाताओं को इस मुहिम से जोड़ना और रक्तदान के प्रति उनको इस प्लेटफॉर्म में लाना। इसका मकसद है और ज़रूरतमंदों तक आसानी से रक्त उपलब्ध कराना, ये मंडली का मकसद रहा है। और जमशेदपुर के बिस्टोपुर गोपाल मैदान में जोहार ट्रस्ट और आदिवासी हो समाज महासभा की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय माघी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 7 से 9 मार्च तक आयोजित होने वाले इस सांस्कृतिक महोत्सव में देश भर से आदिवासी समुदाय के कलाकार भाग लेंगे। यहाँ कलाकारों द्वारा पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य, खेलकूद के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। महोत्सव में 200 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी होगी। कार्यक्रम में अखाड़ा माघी पुसुन प्रतियोगिता, मेगा आर्ट फेस्ट, पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां और बैंड फिनाले जैसे आकर्षक आयोजन होंगे। इसके अलावा बॉलीवुड, सिने जगत के कलाकारों और झारखंड के जनजातीय फिल्मी गीत एवं संगीत कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ब्रिटेन गॉट टैलेंट में प्रदर्शन करने वाली यो हाइनेस की लाइव डांस परफॉर्मेंस होगा। महोत्सव का उद्देश्य हो समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और आदिवासी समुदायों में सामाजिक एकता और मैत्री को बढ़ावा देना है। इसकी जानकारी आयोजन समिति ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। जोहार ट्रस्ट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय माघी महोत्सव जो कि रिगल ग्राउंड में आयोजित की जा रही, उस विषय को लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। ये कार्यक्रम मार्च महीने के 7, 8 एवं 9 मार्च को आयोजित की जा रही है, जिसमें 7 मार्च को माघी सुसुन प्रतियोगिता रखा गया है। और इस माघी सुसुन प्रतियोगिता में जो हो समाज का नृत्य है, माघी सुसुन प्रतियोगिता, उसमें भारत के 11 राज्य के नृत्य दल भाग लेगी। और झारखंड के लगभग 23 जिलों से इस नृत्य में भाग लेने के लिए टीम रजिस्ट्रेशन कर चुकी है। और 8 मार्च को हम लोग बिगेस्ट जो आपका मेगा आर्ट फेस्ट है, जो स्कूल बच्चों के लिए होता है, उसमें 100 से ज़्यादा विद्यालय को हम लोग आमंत्रित किए हैं। और इस आर्ट कंपटीशन में 2000 बच्चे की आने की संभावना है। और हम लोग कैश प्राइज बच्चों को देंगे और ट्रस्ट की ओर से सर्टिफिकेट भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे टॉप 50 बच्चों को, जिनका सिलेक्शन होगा आर्ट कंपटीशन में। कौन-कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं चीफ गेस्ट में? चीफ गेस्ट में आपका झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी, वर्तमान विधायक दशरथ गगराई जी, वर्तमान सांसद विद्युत बरण महतो जी और क्षेत्र के जिला परिषद मुखिया। हिंदी पंचांग के अनुसार आगामी 26 फरवरी को फागुन माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्य के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। इस विशेष आयोजन के लिए मंदिर कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गेट पे भी रहते हैं, ऊपर में भी विजिटर रहते हैं, बीच में भी विजिटर, 3 में 4 विजिटर। इस दौरान मंदिर से शिव बारात समेत कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। महाशिवरात्रि महोत्सव के सफल आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने मंदिर कमेटी के साथ एक बैठक की, जिसमें आयोजन की रूपरेखा और सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीओ ने आयोजन स्थल की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद एसडीओ ने कहा कि महाशिवरात्रि पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। मंदिर परिसर में लगभग 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और सैकड़ों पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। इसके अलावा एसडीओ ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे बच्चों के पॉकेट में उनका नाम और मोबाइल नंबर जरूर रखें, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में मदद मिल सके। आगामी महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में पूरे मंदिर की साजो सज्जा से लेकर विधि व्यवस्था सबकी बारे में सबकी तैयारियों की समीक्षा की गई है। विधि व्यवस्था पॉइंट ऑफ व्यू से कुल 6 मजिस्ट्रेट नीचे से ऊपर तक रहेंगे और फोर्स की बाकायदा डिप्यूटेशन रहेगी। वॉलंटियर्स बाकायदा हर जगह प्रतिनियुक्त रहेंगे, उनको आईडी कार्ड देने की व्यवस्था की जा रही है। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा की निगरानी रहेगी, ताकि कोई भी अगर चोरी वगैरह होती है, कोई भी ठगी या छिनतई या कुछ भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट रहता है तो उसको पकड़ा जाएगा, उस पर नियमित कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था वगैरह की प्रबंध हो चुका है, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो।
और पूरे मंदिर परिसर की साजो सज्जा की तैयारियां की जा रही है ताकि एक अच्छे मायने में सही तरीके से शिवरात्रि मनाई जा सके। 1832-33 में जब अंग्रेजों द्वारा भारत में किसानों से मालगुजारी, जबरदस्ती नील की खेती और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा था, तब पूर्वी सिंहभूम जिले के पोडका के रसनचोपा में जन्मे सगे भाई वीर शहीद दूसा और जुगल ने इन अत्याचारों के खिलाफ तीर धनुष उठाए थे। 1790 में जन्मे ये दोनों भाई अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों भाइयों ने पथलगड़ी के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और खेतों में छिपकर तीर धनुष से अंग्रेजों को निशाना बनाना शुरू किया। इस रणनीति से अंग्रेजों को कड़ी चुनौती मिली और इन दोनों भाइयों के संघर्ष ने 1832-33 में अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। अंग्रेजों ने इन भाइयों की सूचना देने वाले के लिए इनाम घोषित किया था, लेकिन अंततः कुछ गद्दारों ने इनकी सूचना दे दी। इसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और बैलगाड़ी में जोत कर देवली चौक लाया गया, जहां इन्हें फांसी दे दी गई। इस स्थान को अब दूसा जुगल चौक के नाम से जाना जाता है। गांव के लोग आज भी माघ महीने में पथलगड़ी स्थल पर पूजा अर्चना कर उत्सव मनाते हैं। वीर शहीद दूसा और जुगल का संघर्ष आज भी गाँव के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि पथलगड़ी स्थल को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया जाए, जहां इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष किया। जब हमारे इस प्रांत में अंग्रेजों का बहुत ही अत्याचार जब बढ़ रहा था, उस समय हमारे इस सरसेपुर के दो भाई जो थे वीर शहीद दूसा जुगल, इन्हीं के नेतृत्व में हमारे इस क्षेत्र में भी ये लोग अपना एक समूह बनाया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो हमारे इस ग्राम में भी अंग्रेज लोग जब इसी रास्ते से आते थे तो इन्होंने हर जगह पर इस तरह का पत्थलगड़ी किया था और इसी पत्थल में छिप करके अंग्रेजों को तीर से मारता था। तो ऐसे करते करते ये लोग का आतंक मतलब अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बढ़ गया था। तब जाकर के इन दोनों भाइयों को अंग्रेजों द्वारा कुछ इनाम घोषित करके इन दोनों भाइयों को पकड़ा गया और अंततः दोनों भाई को अपना देवली चौक जाकर के इनको फांसी का सजा सुनाया। और हम लोग इसीलिए इस पत्थर को भी चाहते हैं कि धरोहर के रूप में स्थापित हो। पत्थलगड़ी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बहुत पुराना है। ये कम से कम 1790 के आसपास की पत्थर है। तो हमारे ट्राइबल एरिया में, जो आदिवासी एरिया में, हर जगह इस तरह का पत्थलगड़ी किया जाता है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। इस पत्थर में जो अंग्रेजों का अत्याचार होता था, इसी पत्थर में लोग छुप के अंग्रेजों के खिलाफ अपना एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। तो उसी दिन से ये पत्थर को हमारे आदिवासी जो दूसरा जुगल दोनों भाइयों के नाम से ये पत्थर पे हर साल ये माघ महीना में पूजा किया जाता है और इसीलिए इस पत्थर को बहुत बड़ा एक शहीद स्मारक के रूप में हम लोग मानते चले आ रहे हैं। इधर जमशेदपुर के जुबली पार्क में 3 मार्च को जमशेदजी नसरवान जी टाटा की जयंती के अवसर पर लगने वाली लाइटिंग की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए 21 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़कों को बंद कर दिया गया है। इस कारण केनन स्टेडियम से होकर जाने वाले रूट पर लगातार भारी जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। जाम के कारण वाहन चालकों को लंबी कतारों में फंसा हुआ देखा जा रहा है, जिससे समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को इस जाम के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी समय पर स्कूल पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस जाम से परेशान लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द किया जाए। लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस दौरान वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न ना हो और आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्थिति ने शहर के यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है और लोग प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं ताकि जाम की समस्या का प्रभाव कम किया जा सके। लोगों
लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब छुट्टी के टाइम में बच्चों लोग का, ठीक है, और जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी पब्लिक को हो रहा है। जो एम्बुलेंस भी है, जो आदमी बहुत इमरजेंसी भी निकल रहा है, जो काम नहीं हो पा रहा है बहुत आदमी का। इसका कारण ये है कि जुबली पार्क का जो रोड बंद कर दिया गया है, इससे और ज़्यादा पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बस यही है कि आपसे निवेदन है कि इसको आप सोल्यूशन का हल करिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस था? यहाँ कोई पुलिस कोई नहीं है, पूरा रास्ता क्लियर है, रोड में बस चारों तरफ से बाकी जंक्शन के पास में ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, और रोड जो है आपका गाड़ी पास नहीं हो पा रहा है, और इससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। उद्योग व श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार पलायन रोकने के लिए स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है ताकि राज्य में निवेश बढ़े। वे गुरुवार को जमशेदपुर के गोलमुरी में श्रम विभाग द्वारा आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे। मोस्ट ऑफ द लीगल फॉर्म्स, जो लॉ फॉर्म्स हैं, उसमें आज आपने ज्वाइन किया तो आपको वो कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र देने की औपचारिकता नहीं, बल्कि युवाओं को वास्तविक रूप से दक्ष बनाना है। उन्होंने प्रशिक्षण को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण और उद्योग की जरूरतों के बीच तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिलने में कोई परेशानी न हो। मंत्री यादव ने उद्यमियों से अपील की कि वे बाहर से दक्ष कर्मचारियों को न लाकर राज्य के भीतर प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता दें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो विभाग और प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। मंत्री ने बताया कि विभागीय अधिकारियों के साथ पूरे राज्य में स्थानीय उद्योग कर्मियों की बैठक की जा रही है। राज्य भर के उद्योगपतियों व फैक्ट्री संचालकों के साथ 28 फरवरी को रांची में मंथन होगा। कार्यशाला को विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने भी संबोधित किया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो उनका सोच कि पलायन को हम कैसे रोकें, जो इस राज्य का मुख्य बिंदु है, तो ये पलायन को तभी हम रोक सकते हैं जब उसको हम यहाँ रोजगार दें। स्किल कौशल विकास में जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हमारा ही विद्यार्थी ट्रेनिंग करके दूसरे राज्य में काम करता है, तो कहीं ना कहीं खामियां हैं। तो इस खामियां को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आज सभी विभाग के पदाधिकारी, उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योगकर्मी, सारे लोग के साथ आज हम लोगों की वार्ता हो रही है और सुझाव मिल रहा है कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कई सुझाव भी आया है और कई सुझाव हम लोगों ने भी दिए। जहाँ कोई टेक्निकल अड़चन नहीं आएगा, उस उद्योग को कैसे बढ़ावा दें, और जो हम बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको हम कैसे यहाँ पे स्थापित करें, और बड़े से बड़े उद्योग और हम कैसे लाएं, और उसको क्या यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। जो पहले पूर्व में कुछ उद्योग था, जो यहाँ से उद्योग अपना हटा के दूसरे राज्य ले जा रहा है, उसको कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, आज उसी लेकर के जो है ये सेमिनार था और वो सारे बिंदु आया है। फिर हम लोग 28 तारीख को या 29 को, 28 या 29 2 दिन में फिर सभी लोगों को रांची में बुलाएंगे। तब तक हम लोगों ने स्टडी कर लेंगे कि हम लोग कहाँ जो उनका सुझाव आया है उसमें सुधार कर सकते हैं, और जो सुझाव हम लोग दिए हैं उसमें से वो लोग कहाँ का सुधार कर सकता है। उस पर सारी बिंदुओं पे हमारी उनसे विस्तार रूप से अभी भी चर्चा हुआ। फिर जो है 28 तारीख को चर्चा होगा, उसके बाद उस हिसाब से हम लोग प्रस्ताव बनाएंगे और उसको भी हम लोगों ने स्थापित करने का काम करेंगे ताकि झारखंड में उद्योग लगे, यहाँ से उद्योग बाहर नहीं जाए, क्योंकि सारा कोयला हम ही लोग का लेता है, बाहर के लोग लाभ उठाता है। रांची सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में शुक्रवार को एक विशाल मार्च निकाला। ये विरोध मार्च सिविल कोर्ट भवन से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक गया, जहां पुतला दहन भी किया गया। इसमें रांची सिविल कोर्ट के दर्जनों अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया और नाराजगी जताई।
विरोध प्रदर्शन के दौरान रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के कई प्रावधान अधिवक्ताओं के हित में नहीं हैं और इन पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक में ऐसे कई बिंदु हैं जो अधिवक्ताओं के पेशेवर अधिकारों को सीमित करते हैं और उनके स्वतंत्र कार्य करने में बाधा डाल सकते हैं। उनका कहना था कि ये विधेयक अधिवक्ताओं के अधिकारों को कमजोर करने के उद्देश्य से लाया गया है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विरोध मार्च के दौरान अधिवक्ताओं ने सख्त शब्दों में सरकार से इस विधेयक के खिलाफ पुनः विचार करने की मांग की और कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे बड़े स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। वो कानून मंत्री के पास हम लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे और उसको जो है हम लोग ये बतलाने का काम करेंगे कि आपके द्वारा जो, और इसी को लेकर देखिए होता क्या है कि हमारे माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं श्री मनन मिश्रा जी, माननीय मनन मिश्रा जी, वो आज राज्यसभा में हमारे चुन के गए हुए भाजपा के सीट से, लेकिन हम उनसे भी उम्मीद करेंगे कि ये जो कानून पास हो रहा है उनके रहते संसद में अगर कानून पास होता है, ये काला दिवस हम लोगों के लिए होगा, ये काला कानून हम लोगों के लिए होगा, ये हम लोगों को डूब के मरने की बात होगी। इसमें संशोधन जो भी अधिवक्ताओं से संबंधित वैसी बातें हैं जो कि संबंध अधिवक्ता के हित की नहीं है, उसको हम लोगों को हटाकर और पुनः इसको संशोधित करके हम लोगों के पक्ष में लाने का काम करें, जिससे कि हम लोग देखकर हम सब अधिवक्ता झारखंड के जितने 35,000 अधिवक्ता है और पूरे भारत में मैं समझता हूं कि लाखों के तादाद में अधिवक्ता है, वो एक मुश्त होकर खुश होकर इसको अनुमोदित करने का काम करे। जमशेदपुर के परसोड़ी नामोटोला में आश्वासन के बावजूद सरकारी शराब दुकान बंद नहीं होने से नाराज स्थानीय महिलाओं ने शुक्रवार को खुद ही दुकान को बंद करवा दिया। इस दौरान नाराज महिलाओं ने दुकानदार को भी जमकर फटकार लगाई। काफी देर बाद वहां गहमा गहमी बनी रही। महिलाओं का कहना था कि बीच टोला में शराब दुकान होने से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नशे में युवक महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं और फवतियां कसते हैं, जबकि शराब दुकान के बाहर अड्डेबाजी की वजह से महिलाओं का वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। महिलाओं ने दुकानदार को भी जमकर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि अगर दुकान को नहीं हटाया गया तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगी। इस मुद्दे पर महिलाओं ने उत्पाद विभाग के निरीक्षक से भी फोन पर बात की, जिसके बाद विभाग ने शराब दुकान को बंद करने का आदेश दिया। मालूम हो कि 4 माह पहले शराब माफिया विजय साहू की हत्या के बाद बस्ती में शराब दुकान को बंद किए जाने की मांग महिलाओं ने उठाई थी और इसे लेकर एक ज्ञापन भी धालबो एसडीओ को सौंपा था। उस समय एसडीओ ने 20 फरवरी तक दुकान बंद किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी दुकान बंद नहीं हुई, जिससे महिलाएं और भी नाराज हो गईं और शुक्रवार को खुद ही दुकान को बंद करवा दिया। इस तारीख हम लोग खोलेंगे, टाइम दिए हैं 21 तारीख बंद हो जाएगी, लेकिन आज तक बंद नहीं हुआ है ना। 20 फरवरी बोले हैं तो आज 21 फरवरी हुआ। वो खुद बोली है कि 21 फरवरी को खुलेगा ही नहीं, इसीलिए आज यहाँ पे महिला मंडल खड़े हुए हैं। पे दारू का दुकान खुला हुआ है, हम लोग जब से बोल रहे हैं कि बंद करो, अभी तक बंद नहीं हुआ है। 20 तारीख को बोला था, 20 तारीख तक बंद नहीं हुआ। 2-3 बार मैडम हम लोग यहाँ से हम लोग आना जाना करते हैं, मेरा बच्चे लोग भी आने जाना करते, सभी की बेटी बच्चे लोग हैं ना, बेटा है बेटी है, बेटी लोग को देखते तो सीटी बजाते हैं। यहाँ पे दारू पी के उन लोग का होश रहता है। मान लीजिए गाड़ी से आएंगे, उन लोग का गाड़ी की लाइट मान लीजिए पड़ जाता है, जो दारू पीते हैं तो उन लोग गुस्सा करते हैं, तो लड़ने लगते हैं, कार तोड़ने लगते हैं, गंदा करते हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।